टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। तो देश भर में इन दिनों महामारी कोरोना का साया तो लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन इस बीच अब ये नई बीमारी जो है ब्लैक फंगस का खतरा वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब ऐसे में ब्लैक फंगस के जो केसेस जितने सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादातर केसेस उन लोगों में सामने आ रहे हैं जो कि कोरोना से ठीक हुए, यानी कोरोना से जो लोग रिकवर हुए हैं। अब ऐसे में ब्लैक फंगस की बीमारी क्यों इतनी ज्यादा बढ़ रही है, कितनी ये खतरनाक हो सकती है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि देखिए आप कि ब्लैक फंगस आखिर क्या है और इसके लक्षण और सावधानियां क्या हैं। देखिए, ज्यादा स्टेरॉइड्स लेने से ब्लैक फंगस होता है, मास्क में नमी के कारण ब्लैक फंगस होता है, संक्रमण की शुरुआत नाक से होती है और इसके लक्षण जो हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। फंगस का असर आंखों के रेटिना पर पड़ता है, ब्रेन, नर्वस सिस्टम और हृदय तक पहुंचने से मृत्यु भी हो जाती है। बरसात के मौसम में ब्लैक फंगस फैलने की आशंका काफी ज्यादा रहती है। तो शरीर में दर्द, बुखार, खांसी, सिर दर्द, आंख, गाल और नाक के नीचे लाल धब्बा, नाक बंद होना, ये लक्षण है। नाक से खून या काला तरल निकलना, शरीर में दर्द, बुखार, खांसी, सिर दर्द, ये हम आपको लक्षण जो है ये लक्षण बता रहे हैं ताकि आप भी सावधान हो जाएं कि आखिरकार ब्लैक फंगस जो है क्या है। तो ब्लैक फंगस के बाद देशवासियों की परेशानियों में जिसने इजाफा किया है वो है व्हाइट फंगस। तो चलिए व्हाइट फंगस के बारे में भी आपको बताते हैं। व्हाइट फंगस का इलाज आसानी से हो जाता है, लगभग हर अंग पर होता है इसका असर। चिकित्सकीय भाषा में इसे हैकेंडिडा कहते हैं। तो नाखून, त्वचा, पेट समेत कई अंगों को संक्रमित कर सकता है। कोविड मरीजों में भी संक्रमण देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि इन दोनों के बाद अब येलो वायरस ने भी दस्तक दे दी है, जो ब्लैक और व्हाइट दोनों ही फंगस के ज्यादा खतरनाक है और इसके बारे में भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। ब्लैक व्हाइट फंगस के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है येलो फंगस। लक्षण में पल्स, भूख की कमी, वजन कम होना, आलस और घाव से मवाद निकलना या घाव के ठीक होने में देरी होना, कुपोषण, अंगों का नाकाम होना, बहुत ज्यादा खतरनाक है माना जाता है येलो फंगस। और आपको बता दें कि अंदर ही अंदर गंभीर शक्ल ले लेता है येलो फंगस। और मेडिकल एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर रमेश बंसल जी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। डॉक्टर रमेश बंसल जी, क्योंकि सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे जो इस वक्त सबसे ज्यादा जिससे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद अगर दूसरा नाम आता है तो वो है ब्लैक फंगस, जिसकी वजह से अब तक कई लोगों की मौतें हो गई हैं। क्या होता है ये ब्लैक फंगस? सबसे पहले मैं जनता टीवी का धन्यवादी हूँ कि इन्होंने मेरे को अपने प्यारे दर्शकों के साथ इस ब्लैक फंगस के बारे में कुछ विचार साझा करने के लिए मौका दिया गया। ब्लैक फंगस एक मानवता के लिए एक बहुत ही घातक बीमारी है जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। पहले इसको फाइकोमाइकोसिस भी कहते थे। जी जी डॉक्टर, क्योंकि अभी ज्यादातर हम देख पा रहे हैं, पहले इस बीमारी का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि 100 में से एक को ये बीमारी जो है वो होती थी। लेकिन आखिरकार ऐसे क्या कारण है कि भारतीय जो लोग हैं उनको ये ज्यादा बीमारी जो है वो हो रही है सबसे ज्यादा? क्या कारण है इसके सर? ऐसा कुछ नहीं है कि भारत में कुछ ज्यादा है, ये पूरे विश्व में आज के दिन 9 लाख से ऊपर केसेस आज के दिन हैं टोटल। भारत में लगभग 9,000 के करीब केस हैं और 50% से अधिक केस
गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को पाए गए हैं। जी। और भारत में ये ज्यादा केस इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है। और कोविड में जो हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है, इसकी वजह से वीक इम्यून सिस्टम की वजह से इनमें ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्लैक फंगस आजकल कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस ये कोई नई बीमारी है, ब्लैक फंगस पहले भी होती थी। ब्लैक फंगस के जो कीटाणु हैं या वायरस के जो स्पोर्स हैं वो हवा में घूमते रहते हैं। ये बहुत पुरानी बीमारी है, ऐसा नहीं है कि ये अभी कोई नई बीमारी है। जी डॉक्टर बंसल, लेकिन अगर, क्योंकि जैसे आपने बताया कि हवा के जरिए भी ये बीमारी जो है वो फॉरवर्ड होती है, क्योंकि कोरोना को लेकर तो अब ये है कि वो हवा के जरिए भी फैल रहा है, लेकिन अगर इसके कैरियर की बात की जाए तो मुख्यतः हम आसान भाषा में इसे क्या समझा जाए, ये ब्लैक फंगस जो है वो किस तरीके से एक से दूसरे में जा सकता है? ये जो ब्लैक फंगस है ये इन्फेक्शियस नहीं है। एक मरीज से दूसरे मरीज में ब्लैक फंगस जाने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये कंटेजियस बीमारी नहीं है। ब्लैक फंगस के जो स्पोर्स हैं वो हवा में घूमते रहते हैं। जो स्पोर्स हैं वो हमारे नासिका के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जो स्पोर्स होते हैं सबसे पहले नासिका में जाएंगे, नासिका में जाने के बाद ये ऊपर हमारे आंख में भी पहुंच सकते हैं, हमारे मस्तिष्क तक भी पहुंच जाते हैं। तो मेन बात है कि स्पोर्स के हमारे शरीर में एंट्री हो जाती है। ये जो नासिका के अलावा स्पोर्स जो है वो हमारे जो बॉडी में कहीं कट्स हैं, कहीं वुंड हैं, कहीं से जल गया है या कहीं ऑपरेशन किया है डॉक्टर ने, तो जहाँ कट लगाया गया, जहाँ स्टिचेस लगाए गए हैं, स्पोर्स वो अपनी वहां भी पहुंच सकते हैं। और इसलिए ये जो स्किन के थ्रू एंट्री भी हो सकती है। ये दो एंट्री मुख्य तौर पर पाई जाती है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, रोहतक से हैं अमित बंसल जी। अमित जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार मैडम जी। जी, मेरा ये है कि मैं जैसे अभी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, मैं ठीक तो हो गया, इससे जैसे कैसे पता चलेगा? जी, अपनी टेलीविजन की वॉल्यूम सर कम कर लीजिए ताकि आपके सवाल को सुन सकें। डॉक्टर साहब, इनका यही कहना है, जैसे इन्होंने बताया है कि ये कोरोना पॉजिटिव थे, अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन इन्हें कैसे पता चलेगा कि ये ब्लैक फंगस इन्हें अटैक नहीं कर पाया अभी तक, या उससे ये पीड़ित नहीं है? इसके लक्षण? यस, एक तो ब्लैक फंगस कोरोना मरीज ठीक होने के लगभग 2 हफ्ते के बाद इसके ब्लैक फंगस के होने के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात है लक्षण में जैसे मरीज का नाक बंद होना, नाक से ब्लैक डिस्चार्ज होना, या मरीज की आंख में दर्द होना, आंख थोड़ी सी बाहर आ जाती है, आंखों में लाली आ जाती है, या वन साइडेड हेडेक, आई पेन, या चेहरे पर आधे हिस्से में पेन है, या चेहरे के ऊपर लाल लाल धब्बे आ गए हैं, या धब्बे जो है नासिका तक पहुंच गए हैं, ये इसी प्रकार के लक्षण हैं। तो मरीज को बड़ा सतर्क रहना चाहिए। मरीज को यदि कोई डाउट आता है तो उसको ही स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके अपना डाउट दूर करना चाहिए। इसको गफलत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम इसको जल्दी पहचानेंगे उतना जल्दी इलाज होएगा, उतना ही जल्दी हमारे को इसमें आउटकम मिलने की संभावना ज्यादा होती है। जी, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, तेहरा जी हैं जाखल से। जी, अपना सवाल पूछिए आप सर। शहराज जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैंने कल टीका लगाया था जी, उसके कितने दिन बाद में लगवाना टीका मैडम? सर बस सवाल दोहराइएगा। मैंने कल वैक्सीन लगाई थी, इसका कितने दिन बाद वैक्सीन लगानी वापस? शायद इनका कहना है कि कितने दिन में ये इफेक्ट कर सकता है। जैसे उन्होंने एक टीका लगवाया है या सेकंड डोज लगी है कोरोना की, ये देखिए। यदि पहली डोज लगी है तो उसके मात्र 6 और 8 हफ्ते के बाद सेकंड डोज लगवा लें। और
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या उसने पहली डोज लगवाई है या उसने सेकंड डोज लगवाई है, तो उससे कोई ऐसा असर नहीं है कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसका ब्लैक फंगस की होने और न होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। जी डॉक्टर बंसल, क्योंकि अभी एक हाल ही में केस भी सामने आया था, एक शख्स, एक ऐसा मरीज जिसमें ब्लैक, येलो और व्हाइट फंगस एक साथ मिले थे, ऐसे केसेस भी क्या पॉसिबल होते हैं क्या, और कितने खतरनाक के साबित हो सकते हैं? यस, देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं ये सभी का एक कॉमन कारण है कि इम्यून सिस्टम का वीक होना। जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हमारे को व्हाइट फंगस भी हो सकता है। व्हाइट फंगस को जैसे कैंडिडियासिस कहते हैं हम, ठीक है। दूसरा है ब्लैक फंगस जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये भी एक ऐसा फंगस है जो कि इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से मरीज में ये पनपता है। इसी प्रकार जो येलो फंगस है जिसको एस्परजिलोसिस कहते हैं, इसका कारण भी यही होता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी का डाउन हो गई है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई हमारे लिए कोई अचरज नहीं होगा यदि कि इस पेशेंट को तीनों हो। आमतौर पर वैसे एक ही मिलता है। जाहिर तौर पर डॉक्टर बंसल, क्योंकि अभी जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही है, कईयों के मन में शंकाएं ये भी हैं कि सिर्फ कोरोना से ठीक हुए लोगों को ही इस तरीके के फंगस जो इन्फेक्शन है वो हो रहे हैं, क्या ऐसा है क्या? और जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है या बहुत कोई ऐसी बीमारी है, डायबिटिक पेशेंट है या कोई और उन्हें खतरनाक बीमारी है, क्या उन्हें भी ये फंगल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हैं? यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसको कोरोना ठीक हुआ है उसी को ही ब्लैक फंगस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पेशेंट कोरोना नहीं हुआ है, जिसको शुगर की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड शुगर लेवल रहता है, काफी लंबे समय से उसको हाई ब्लड शुगर लेवल है, उसको पूरे चांस है होने के। और इसी प्रकार जैसे मान लिया किसी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा रखा है, जैसे रीनल ट्रांसप्लांट किया हुआ है, उसको होने के चांस हैं। या किसी को अंदरूनी कोई कैंसर की बीमारी है, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, उसको भी काफी ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज्यादा हैं। या किसी को एड्स की बीमारी है, बिल्कुल। या इवन कई बार ये जो मैं आपके जो हमने अभी काउंट किए हैं कारण, इनको छोड़ करके कुछ मरीज ऐसे हैं जिसमें उनमें से कोई भी कारण नहीं होता, फिर भी उसको ब्लैक फंगस हो गया है। ऐसा वैसे देखने में कम पाया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर बंसल, लेकिन अगर ट्रीटमेंट की बात अगर की जाए, ब्लैक फंगस के अगर पेशेंट है या व्हाइट फंगस या सबसे खतरनाक जो बताया जा रहा है येलो फंगस के, इनकी ट्रीटमेंट की अवधि कितनी होती है? अवधि इसमें एक पहली बात तो यह है कि इसको जितना जल्दी हो उसके बीमारी को पहचानना चाहिए और जितना जल्दी हो उसके एग्रेसिव ट्रीटमेंट, मतलब जोर शोर से पूरा बढ़िया ट्रीटमेंट चालू होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एम्फेटेरिसिन नामक एक दवाई होती है, वो हम यूज करते हैं, जो कि हॉस्पिटलाइज करके मरीज को जब उसको ग्लूकोज के माध्यम से दी जाती है और करीब 4 या 5 हफ्ते तक उसको ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। उसके बाद से पेशेंट हमें लगता है कि काफी ठीक हो गया है, तो फिर उसको कुछ खाने की दवाइयां देते हैं जो कि अगले 5-6 हफ्ते तक खिलाई जाती हैं। आप ये मान के चलो करीब 10 से 12 हफ्ते का ट्रीटमेंट टोटल लग जाता है यदि पेशेंट ठीक से उसमें रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत ज़रूरी सवाल ये है, क्योंकि हर कोई पैनिक सिचुएशन में है। पहले 2020 में तो सब सोच रहे थे कि हम कोरोना से कैसे बचे, लेकिन इस साल कोरोना से ज़्यादा डर जो पैनिक की सिचुएशन है वो तो ब्लैक फंगस, व्हाइट या येलो फंगस से है। तो इतना पैनिक क्यों है? कितना रिस्क फैक्टर है इस फंगल इन्फेक्शन में? पैनिक इसलिए है क्योंकि एक तो ये घातक बीमारी है। लगभग 50% मरीजों की डेथ हो जाती है, 50% पेशेंट ही रिकवर कर पाते हैं, राइट, नंबर 1। नंबर 2, जो एम्फोटेरिसिन मेडिसिन यूज की जाती है वो काफी कॉस्टली मेडिसिन है, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत शॉर्ट है। भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है इसको एम्फोटेरिसिन को ठीक से अवेलेबल कराने के लिए। तो भारत सरकार ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया है, जो कि
जो पेशेंट नोटिफाई होता है उसी को ही वो मेडिसिन ठीक से सप्लाई करते हैं, ताकि एक नीडी पर्सन को दवाई मिल जाए और इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो। बिल्कुल डॉक्टर बंसल, क्योंकि अभी तीसरी वेव की भी बात यहाँ पर की जा रही है, संभावनाएं हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है कोरोना की, लेकिन उस बीच ये फंगल इन्फेक्शन जिस तरीके से सामने आए हैं, रिस्क फैक्टर भी काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि कई केसेस आए हैं जिनमें मौत तक यहाँ पर हुई है बच्चों के केसेस में, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों की काफी लो इम्यून सिस्टम होते हैं। जाहिर तौर पर कितना ज्यादा बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है? बच्चों में कम देखने को मिलता है, बच्चों में इसके इंसिडेंस कह लीजिए, प्रिवेलेंस कह लीजिए, बहुत कम है। ये मेनली जो वीक इम्यून सिस्टम होता है ये यूजुअली अडल्ट्स में ही देखा जाता है, बच्चों में बहुत ही कम होता है, अनलेस कोई जेनेटिक कोई डिजीज ना हो। जी डॉक्टर बंसल, कोविड पेशेंट्स में, क्योंकि ये दौरान कहा जा रहा है कि कोरोना के ठीक होने के बाद ही क्या इस तरीके के इन्फेक्शन पकड़ते हैं, या अगर कोई मरीज कोरोना से पीड़ित है उस दौरान भी इसके पकड़ने का खतरा हो सकता है ज्यादातर? यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोरोना ठीक भी नहीं हुआ हो उसके दौरान में भी ब्लैक फंगस होने के पूरे चांस हैं जी, क्योंकि मेन कारण है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, वीक इम्यून सिस्टम, लॉन्ग डोज ऑफ स्टेरॉइड्स एक कोरोना को ठीक करने का एक मुख्य मेडिसिन है। जी हमारे साथ एक वरुण कॉलर जुड़ गए हैं। जी वरुण जी, अपना सवाल पूछिए आप। मैम, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि जैसे अभी दूसरी लहर में कई युवा संक्रमित हो रहे थे, तो वहीं अब क्या युवाओं पर भी ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा रह सकता है? जी, युवाओं पर भी पूछ रहे हैं। यस, युवाओं को भी ब्लैक फंगस होने के पूरे चांस होते हैं, यदि उसको जो रिस्क फैक्टर्स जो भी अभी हम बात कर रहे थे उनमें से यदि रिस्क फैक्टर कोई भी है, मान लिया किसी को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या किसी को कोरोना ठीक हुआ है, या किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, यानी कोई भी जो कारण अभी हमने जिनका अभी जिक्र किया है, तो अडल्ट्स को हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ओल्ड एज में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये यंग अडल्ट्स में भी हो सकता है। डॉक्टर बंसल, क्योंकि कोरोना को लेकर तो अभी फिलहाल कई ऐसी जो वैक्सीनेशंस हैं वो आ गई हैं, और भी बताया जा रहा है कि मार्केट में जो है बहुत जल्द कई और वैक्सीनेशन आएंगी, लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर अभी किस तरीके की पॉलिसी है, गवर्नमेंट किस तरीके से इस पर काम कर रही है, इस पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ब्लैक फंगस के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, नंबर 1। ब्लैक फंगस से फाइट करने के लिए सरकार की तरफ से एक तो सरकार ने हर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर 20 बेड फिक्स कर दिए गए हैं, निर्धारित कर दिए गए हैं कि हर एक मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड ब्लैक फंगस के लिए रिजर्व कर दिए गए जी। दूसरा, ब्लैक फंगस को हर एक डॉक्टर को, हर एक हॉस्पिटल को जो भी ब्लैक फंगस का इलाज कर रहा है, उनको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको नोटिफाई करें, और नोटिफाई करना एक मैंडेटरी हो गया कि वो लोकल अपने जिले में जो भी सीएमओ है उनको नोटिफाई करेंगे। और तीसरा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एम्फोटेरिसिन बी को भारत सरकार ने अपने काबू में ले लिया है, और वो इसके जो सप्लाई है वो गवर्नमेंट केवल नीडी पेशेंट्स तक हॉस्पिटल में अपने आप पहुंचा देते हैं। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, हरियाणा से अमित जी हैं। जी अमित जी, अपना सवाल पूछिए आप। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। डॉक्टर बंसल, क्योंकि लगातार ये भी सवाल यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हर बीमारी के एक स्टेज होते हैं। ब्लैक फंगस अगर इन्फेक्शन होता है और हमें तुरंत इसके पता लग जाते हैं लक्षण, या हमें ऐसा लगता है कि हमें इस तरीके की बीमारी हो सकती है। अमित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगी। अमित जी, अपना सवाल पूछिए। अमित जी, सवाल पूछिए और अपने टेलीविजन की वॉल्यूम कम कर दीजिए। ठीक है। अमित जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अपना सवाल पूछिए सर। मेरा ये मैडम, बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? बच्चों के जी, बच्चों से रिलेटेड इनका सवाल है कि बच्चों को इस फंगस इन्फेक्शन से कैसे बचाया जा सकता है।
देखिए, बचने के लिए बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कोई अलग से वो नहीं है। बचने के लिए एक तो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि जो फंगस के स्पोर्स हैं वो हमारे नासिका के द्वारा अंदर न जाएं। तीसरा, जैसे ब्लैक फंगस के जो स्थान हैं, जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं जहाँ पर गीली दीवारें हैं, गीली मिट्टी है, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, जहाँ ये जो कैटल डंग है, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो इनके अंदर जो फंगस के स्पोर्स हैं या फंगस है उसके पाने के या वहाँ पर होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए बच्चों को कंस्ट्रक्शन साइट्स में गीली मिट्टी वगैरह भी थी, इस तरफ नहीं जाने देना चाहिए। जी, उम्मीद करते हैं अमित जी आपको आपके सवाल का जो और जवाब। दूसरा मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि इसमें न्यूट्रिशियस फूड लें, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल हैं उनका इस्तेमाल करें। बच्चों को करें कि ये जो प्रोसेस्ड फूड हैं जो मार्केट में मिलते हैं इनसे अवॉइड करें, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं होती। ये बच्चों को अच्छे लगते हैं बट ये उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप नहीं करते। इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए उनको अच्छा फल दें, अच्छा दूध दें, दही दें, इस तरह की आइटम दें। जी बिल्कुल। डॉक्टर, क्योंकि ये सवाल एक और मैं पूछना चाह रही थी यहाँ पर डॉक्टर बंसल, क्योंकि हर कोई पैनिक सिचुएशन में इसलिए भी है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमें ब्लैक फंगस हो गया है तो अब बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन आ जाती है। लेकिन जैसे ही अगर हम इसके सिम्टम देखते हैं और तुरंत इलाज के लिए अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज टाइम पे शुरू हो जाता है, कितने % रिकवरी के चांसेस होते हैं? 70%। यदि अर्ली डिटेक्ट हो गया है, अर्ली डायग्नोज हो गया है और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया है तो उसमें हमारे पास से 70% चांस है। सपोज करो नासिका से स्टार्ट हो गया फंगस और वो थोड़ा बहुत आंख तक फैल गया, आंख तक फैल गया तो डॉक्टर लोग सर्जरी करके उसकी आंख तक निकाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि उसका जो फंगस है वो ब्रेन तक ना पहुंचे, क्योंकि ब्रेन तक पेशेंट का फंगस पहुंच गया उसको बचाना पॉसिबल नहीं होता। यदि हम उसकी आंख निकाल दें तो वी कैन अवॉइड द स्प्रेड टू द ब्रेन एंड दैट पेशेंट कैन बी सेव्ड। तो अर्ली डिटेक्शन से हम 70% मरीजों को बचा सकते हैं। जी डॉक्टर बंसल, लेकिन इन दिनों जिस तरीके से, क्योंकि अभी कहा जा रहा है, मैं अभी हमने ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाया, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो येलो फंगस है वो व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसा किस लिए? जो येलो फंगस है उसमें मेडिसिन कम काम करती हैं। दूसरा जो येलो फंगस है वो लंग्स के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है। लंग्स बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं इसमें एस्परजिलोसिस से, लंग्स बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, उसको रिकवरी नहीं हो पाती, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक है। जी डॉक्टर बंसल, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर आपने भी जैसा कहा कि ये बीमारी बहुत पहले से है और इसका ओरिजिन अगर हम जानना चाहें कैसे ये ब्लैक फंगस जो है वो आया और किस तरीके से इसने ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करना शुरू किया। देखिए, ओरिजिन के बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल है। ये काफी पुरानी बीमारी है, पुराना ऐसा कोई नया नहीं है, एयर में काफी है, ऐसा कहना मुश्किल है, काफी पुरानी है ये। जी लेकिन अगर बिल्कुल, लेकिन क्योंकि ऐसा हम सुनने में भी आया है, क्योंकि पहले ये बीमारियों का जिक्र जो होता था 100 में से एक कोई बीमारी यहाँ पर होती थी, लेकिन इंडियन ओरिजिन में जिस तरीके से और जिस तेजी के साथ मामले सामने यहाँ पर आ रहे हैं सर, वो किस लिए हो रहे हैं? और ज्यादातर ये बाहर विदेशों में भी अगर ये बीमारी होगी, लेकिन इंडिया में खासकर ये जो है अभी जब कोरोना आया है उसके बाद सबसे ज्यादा इसके बारे में सुनने को मिल रहा है, तो क्या सिर्फ यही हम समझे कि ज्यादा स्टेरॉइड थेरेपी देने की वजह से ही उसके बाद ये मामले ज्यादा होते हैं, 90% चांसेस होते हैं उस समय? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, स्टेरॉइड की वजह से भी है, लेकिन स्टेरॉइड और कोरोना दोनों कॉम्बिनेशन हो गया। उधर से तो कोरोना के पेशेंट्स में भी इम्यून सिस्टम डाउन हो गया, उधर से हमने स्टेरॉइड भी दे दिया, तो दो फैक्टर कंबाइन हो गए। जी यूजुअली पहले क्या था कि ओनली पेशेंट में स्टेरॉइड दे दिया गया तो उसमें चांसेस कम होते थे ब्लैक फंगस के। अब इसमें कोरोना प्लस स्टेरॉइड दोनों कंबाइन हो गए, प्लस डायबिटीज, तीनों चीज, क्योंकि उसमें हाई डोज स्टेरॉइड देंगे तो पेशेंट्स में डायबिटीज को बढ़ावा मिलता है, शुगर लेवल अप हो जाते हैं, तो तीनों चीज कंबाइन हो गई, कोरोना, स्टेरॉइड
जी बिल्कुल डॉक्टर बंसल, लेकिन अगर क्योंकि अक्सर जो कई कोरोना पेशेंट्स हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, इस दौरान उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस बीमारी से भी जो है वो ग्रस्त हो सकते हैं, तो उस दौरान उन्हें क्या करना चाहिए? यस, जब जब पेशेंट होम होम क्वारंटाइन में होता है, कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो ऐसे हालात में पेशेंट्स को एक तो जैसे कई बार मरीज को कोई सलाह दे देता है, कोई स्टीम इन्हेलेशन ले लो, कोरोना मर जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। तो ऐसे में पेशेंट डर के मारे स्टीम इन्हेलेशन काफी ज्यादा मात्रा में, ज्यादा टेम्परेचर की, ज्यादा लंबे समय तक स्टीम इन्हेलेशन ले लेता है। वो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके नासिका में जो हमारे सीलिया होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, जो हमारा प्रोटेक्टिव नेचुरल फंक्शन होता है, वो खराब हो जाता है। और सीलिया जब खराब हो जाते हैं तो जो हमारे स्पोर्स हमारे नासिका के द्वारा अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सीलिया हमारे को उन फंगल स्पोर को बाहर नहीं धकेल पाते। यदि सीलिया हमारे प्रॉपर काम करेंगे तो फंगल स्पोर्स बाहर धकेल दिए जाएंगे। तो ये जो स्टीम इन्हेलेशन है, ये बल्कि हार्मफुल साबित होता है, और हार्मफुल होने की वजह से ऐसे पेशेंट्स को जो ज्यादा स्टीम ले लेते हैं, उनमें कई बार ज्यादा चांसेस पाए जाते हैं ब्लैक फंगस होने के। जी। तो एक तो ये कहेंगे हम उनके लिए। दूसरा, उनको जो आपने जो ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन नापते रहते हैं, तो कई पेशेंट क्या करते हैं कि बस कोरोना हो गया स्टेरॉइड ले लेते हैं, या कोई उनको सलाह देता है कि स्टेरॉइड ले लो। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ऑक्सीजन लेवल पेशेंट के अंदर नॉर्मल है तो उसको स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, नंबर 1। यदि ऑक्सीजन लेवल डाउन आता है उसका, तब उसको स्टेरॉइड लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए स्टेरॉइड को बड़ा जुडिशियसली इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसे स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। और यदि इसको डायबिटीज है तो उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहिए। यस मैडम। और ये सेम केसेस सर क्या व्हाइट और येलो फंगस के पेशेंट्स के लिए भी है? यस, दिस इज फॉर एवरीवन। लेकिन सर अगर डिफरेंशिएट यहाँ पर करा जाए, क्योंकि अभी तक आपने बताया कि इसके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं बनी है, व्हाइट और येलो फंगस को लेकर भी क्या यही स्थिति है? और अगर ऐसे कोई पेशेंट्स हैं तो उन्हें सबसे पहले इस बीच क्या करना चाहिए? क्या हम जैसे कोरोना को लेकर कहा जा रहा है कि शुरुआती अगर लक्षण दिखते हैं तो आप एंटीबायोटिक लीजिए, आइसोलेट घर में रहिए, आप ठीक हो जाएंगे। क्या व्हाइट, येलो और ब्लैक फंगस में भी ऐसा कुछ मुमकिन है, मुनासिब है? हाँ, यस, जो व्हाइट फंगस है जिसको हम कैंडिडियासिस कहते हैं, तो उसमें जैसे डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर ने देखा कि यस इस पेशेंट को व्हाइट फंगस है, तो ये डॉक्टर खुद ही इस मरीज को कह देता है कि भाई देखिए, हमें आपका शुगर चेक करना पड़ेगा, हमने आपका जो ब्लड की जांच करनी पड़ेगी, ये कोई अंदरूनी कोई ब्लड कैंसर तो नहीं है, या हमें आपका एक्सरे टेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि अंडरलाइंग कोई ऐसा कारण तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी लो हो गई है और जो उसका व्हाइट फंगस होने का कारण बन गया हो। तो ये हमें देखना पड़ेगा। जी डॉक्टर बंसल, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये भी सवाल होगा जाहिर तौर पर कि कोरोना से ठीक हुए हैं, काफी महीने भी हो गए और वैक्सीनेशन भी हो गया है, उसके बाद कितने चांसेस होते हैं ब्लैक फंगस होने के या व्हाइट या येलो फंगस होने के? तो वैक्सीनेशन हो गई है या नहीं हो गई है, उससे ब्लैक फंगस का और व्हाइट फंगस का कोई लेना देना नहीं है। वो जो वैक्सीनेशन हुई है वो तो कोरोना के लिए हुई है जी। उससे कोई ये नहीं है कि वैक्सीनेशन हो गई है तो ब्लैक फंगस कम होगा या व्हाइट फंगस कम होगा। नो, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है जी। चांसेस उतने ही रहेंगे। जी जी जाहिर तौर पर। लेकिन डॉक्टर एक सवाल यहाँ पर और, क्योंकि अभी फिलहाल मौसम भी पल दर पल बदल रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी आ रही है, ह्यूमिडिटी का वेदर भी बना हुआ है, ऐसे में फंगल इन्फेक्शन के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो रहते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों। ऐसे में क्या क्या सावधानियां इन दिनों बरतनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम जो ये महामारी है और ये फंगल इन्फेक्शंस हैं उनसे खासकर बचा जा सके? देखिए, एक तो जैसे गर्मी का मौसम है,
इसके दौरान में कूलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अंदर हमें एसी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कूलर में गीलापन रहेगा, जो नमी रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी, उसमें फंगस के पनपने के ज्यादा चांस होते हैं जी। और जैसे मैं अभी बात कर ही रहे थे कि हमें अपना डाइट के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए, शुगर कंट्रोल रखनी चाहिए और नियमित रूप से शुगर चेक करानी चाहिए और न्यूट्रिशियस फूड लेने चाहिए, जो प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करनी चाहिए। जी हमें अपना वेट ज्यादा नहीं बढ़ने देना जी। चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित सैनी जी, अपना सवाल पूछिए सर आप। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी सर, मेरी नोज में लेफ्ट साइड में जब मैं सांस लेता हूँ तो कुछ मैं पेन फील करता हूँ, और दूसरी बात ये कि जैसे मैं अपने नोज को प्रेस करता हूँ तो उस समय भी एक चुभन सी महसूस होती है नाक में, और ये सिलसिला करीब 1 महीने से है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो आप एक बार ऐसा करें, बेस्ट ये रहेगा कि किसी भी एक बार ईएनटी स्पेशलिस्ट को आप चेकअप करा लें। देखिए, गफलतबाजी ठीक नहीं है, इसमें आप देरी न करें, दिखा लें। ईएनटी स्पेशलिस्ट कोई भी हो, मेडिकल कॉलेज में या किसी प्राइवेट में, दिखाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके मन में ऐसा डाउट है कि भाई कोई ब्लैक फंगस ना हो, तो वेरीफाई कर लेना ही बेहतर होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश बंसल जी आपका। आपने इतनी तमाम जानकारियां ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस को लेकर आपने हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।